हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आप सबका आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म गुप्ता क्लासेस में। चलिए भाई, आज हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस वगैरह करे थे, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन के आसपास। ठीक है, तो आज उससे ही संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं। तो जो बच्चे आज नए आए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये जो हम हिंदी से संबंधित कुछ प्रश्न वगैरह कर रहे हैं, ये वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि ये जो आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में, यही सब क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं। तो आप लोग इन्हीं क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। कॉन्सेप्ट इससे बाहर नहीं जाने का। क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट इससे बाहर नहीं जाने का। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो आप लोगों के हिंदी के आप लोग देख रहे हैं, वो आपके कोई सा भी यूपी का एग्जाम दे लो, चाहे वो यूपी पुलिस हो, एसआई हो, आरओ, एआरओ, या फिर हमारा लेखपाल हो, या फिर हमारा जी आप लोगों का टेट हो, कोई सा भी एग्जाम हो, सभी में आप लोगों को इस तरीके के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए, तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, पहला हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, सीता के पैर कमल समान है, हरि पद कोमल कमल से में कौन सा अलंकार है। इसमें हमें ये बताना है कि सीता के पैर जो हैं वो कमल समान है। सीता के पैर जो हैं वो किसके जैसे हैं, कमल के जैसे हैं। कमल समान है, हरि पद कोमल कमल से कौन सा अलंकार है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था सीता के पैर कमल समान है। अगर किसी भी उसमें दोहे में योजक चिन्ह प्लस ये समान शब्द दिखाई दे, सासी से शब्द दिखाई दे, तो वो कौन सा अलंकार होता है भाई, हमारा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है, जहां दो चीजों के बीच तुलना की जाए। ठीक है, तो सीता के पैर जो हैं वो कमल के समान हैं। सीता के पैर किसके जैसे हैं भाई, कमल के जैसे हैं। तो यहाँ पे तुलना हो रही है, पैर और कमल के बीच तुलना हो रही है, इसलिए ये चला जाएगा हमारा उपमा अलंकार में। यहां तक कोई दिक्कत। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित है। यानी कि अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा जो है, इन चारों में से वो क्या है। उपन्यास है, रेखा चित्र है, या यात्रा वृत्तांत है, या फिर कहानी है। तो आप लोग कोशिश कीजिए, जल्दी से बताइए क्या है। चलिए, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, इसमें जो है घुमक्कड़ मतलब घूमना, इसमें जो है घूमने के बारे में बात की गई है। तो घूमना यानी कि किससे संबंधित होगा, यात्रा वृत्तांत से संबंधित होगा। और ये तो बहुत फेमस रचना है, ये वाली जो रचना है, विधा मतलब रचना, बहुत फेमस है। और किसकी है, राहुल सांस्कृत्यायन। ठीक है, राहुल सांस्कृत्यायन की रचना है, बहुत फेमस रचना है। आप लोग याद रखना, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा क्या है, तो यात्रा वृत्तांत है। किसकी रचना है, तो राहुल सांस्कृत्यायन की। समझ में आ गई है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, रंग दर्शन के रचनाकार है। यानी कि रंग दर्शन जो है इसके रचनाकार कौन है। मोहन राकेश है, नैमिचंद्र जैन है, लक्ष्मी नारायण लाल है, या फिर जयदेव तनेजा है। रंग दर्शन, तो रंग दर्शन जो है वो हमारे नैमिचंद्र जैन की है। ठीक है, किनकी है भाई, नैमिचंद्र जैन की है। समझ में आ गया यहाँ तक। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके मित्रों को भी ये क्वेश्चन देखने का अवसर प्राप्त हो जाए। अवसर ही बोला जाएगा एक तरीके से। परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है, परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है, तो ये है हमारी मोहन राकेश की रचनाएं। आप लोग पढ़ते चलिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश की रचना है। नेक्स्ट है हमारा, प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा किसने कहा। प्रयोगवाद जो है वो बैठे ठाले का धंधा है, ये किसने कहा। चलिए,
नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान या नगेंद्र। तो प्रयोगवाद जो है बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी ने। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है। अब आ जाओ इधर, बसंती हवा कविता के रचयिता, बसंती हवा कविता के रचयिता। देखो नागार्जुन और त्रिलोक चंद तो है नहीं। अब आते हैं केदारनाथ, केदारनाथ ये भी हैं और ये भी हैं, सिंह और अग्रवाल, इन दोनों में याद रखना। तो बसंती हवा जो है वो किनकी है भाई? केदारनाथ अग्रवाल की है। समझ में आ गया? बसंती हवा केदारनाथ अग्रवाल। खाली केदारनाथ मत पढ़ के बैठ जाना, क्योंकि केदारनाथ सिंह भी हैं और अग्रवाल भी हैं, तो केदारनाथ अग्रवाल पूरा नाम पढ़ना है इसमें। चल, नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता हैं। नूरजहां किसका निबंध है ये पूछा गया है, ठीक है। नूरजहां काव्य जो है वो किसका है? तो नूरजहां जो है वो कुतुबन का है, या फिर सियाराम शरण गुप्त का है, या फिर गुरु भक्त सिंह का, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी कि हरिऔध। हरिऔध जो है इनका एक तरीके से घर का नाम कह लो, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं। तो नूरजहां जो है वो किसका है? गुरु भक्त सिंह का है, ठीक है। चलिए आगे आता है हमारा, रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि थे? रैदास जो है कौन सी भक्ति मतलब कौन सा धारा थे जिसके वो कवि थे? सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा, निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा, निर्गुण धारा प्रेमाश्रय, या फिर सगुण धारा राम भक्ति शाखा। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। रैदास जो थे वो थे हमारे निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा के। समझ में आ गया? रैदास कौन थे? निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, ये चीज याद रखना। और निर्गुण में भी क्या? ज्ञानाश्रय शाखा में। प्रेमाश्रय नहीं, ज्ञानाश्रय यानी कि ज्ञान से संबंधित थे। प्रेमाश्रय में वो लोग आते हैं जो प्रेम से संबंधित होते हैं, लेकिन रैदास जो थे वो ज्ञान से संबंधित थे, ठीक है। कृष्ण भक्ति यानी कि कृष्ण जी का वर्णन, राम भक्ति राम जी का वर्णन, प्रेमाश्रय यानी कि प्रेम का वर्णन, लेकिन ये रैदास जो थे वो ज्ञान से संबंधित थे। दो पदों के बीच में उचित विराम देना क्या कहलाता है? तो विराम चिन्ह नहीं कहलाएगा भाई। बलाघात आपके में होता नहीं है, संस्कृत में होता है। अनुतान भी हमारा संस्कृत में होता है। इसमें पूछा है दो पदों के बीच में उचित विराम क्या कहलाता है? तो वो संगम कहलाता है। दो पद मतलब शब्द, दो शब्दों के बीच में जब हम ठीक से विराम लगाएंगे तो वो शब्दों को जोड़ना ही तो हो गया, उन दोनों शब्दों को संगम ही तो करवाया, ठीक है। तो इसलिए विराम नहीं कहलाएगा, संगम कहलाएगा। दंती से उच्चारित वर्ण है। दांत से कौन सा वर्ण उच्चारित किया जाता है? यानी कि जब जीभ हमारी दांतों पे छूती है तो कौन सा वर्ण आता है? तय वर्ण, पै वर्ण, कै वर्ण, चै वर्ण। देखो मैंने बोला प, तो पा दोनों होठ काम कर रहे हैं। आप लोग बोल के देखो ता, ता में जीभ जो है वो दांतों पे छू रही है ऊपर वाले, यानी कि इसका सही आंसर होगा त। चा बोलोगे, चा को हो जाएगा तालु, लिख देती हूं मैं। पा वर्ग तो है ओष्ठ, का वर्ग है कंठ, चा वर्ग है तालु, बच्चा क्या हमारा ता वर्ग है हमारा दंतीय, ठीक है। भाषा के सर्वमान्य तथा स्वीकृत रूप को क्या कहा जाता है? भाषा के सर्वमान्य तथा स्वीकृत रूप को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़िए फिर इसका आंसर दीजिए। देखो भाई, मातृभाषा, तो मातृभाषा वो होती है जो हमारी मातृभाषा होती है, मदर टंग, ठीक है, जो हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, ठीक है, वो तो होने का नहीं है। इन्होंने पूछा है भाषा के सर्वमान्य और स्वीकृत रूप, यानी कि जो चीज मान्य है, जिस चीज को हम लोग मान्यता प्राप्त देते मतलब मान्यता प्राप्त करते हैं, वो चीज होती है सर्वमान्य स्वीकृत। तो मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ मानक मतलब क्या होता है, जो मान्यता प्राप्त होता है। जिस भी चीज को मान्यता प्राप्त होगी वो कहलाएगा मानक शब्द, ठीक है ना। तो इसमें पूछा है भाषा के सर्वमान्य स्वीकृत रूप, यानी कि जो चीज मानी गई है तो वो मानक भाषा कहलाएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? चले आगे, चलिए नेक्स्ट है हमारा ज, फ तथा ओ। अच्छा, ये ज और फ के नीचे ये बिंदु है भाई, ज फ तथा ओ डैश हैं, तो ये आगत ध्वनि है। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं?
श त्र ज्यों श्रे, ठीक है। आगत व्यंजन है हमारे ज फ ओ। ऊष्म क्या होते हैं हमारे, ऊष्म अभी मैंने पीछे ही बताया है, लास्ट जो हमारी क्लास गई है उसी में, लास्ट क्लास में बताया मैंने। श श स ह। स्पर्श क्या होते हैं जो हमारे 25 होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ठीक है। तो ये ज फ ओ जो होते हैं हमारे आगत व्यंजन होते हैं। चल, अवली का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो अवली जो है वो ऐसे नहीं लिखा जाता, अवली जो है वो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। यानी कि अवली पे छोटी की मात्रा चलती है। नेक्स्ट आ जाओ, उद्धृत का शुद्ध रूप है, उद्धृत का शुद्ध रूप है, तो इसका जो शुद्ध रूप होता है वो ये वाला होता है, उद्धृत, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, उद्धृत, कैसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही हमारे सही माने जाते हैं। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, जब भी दो वर्ण एक साथ ऐसे मिलके आते हैं तो जो उसमें पूरा बना हुआ दिखता है उसे तो लिखते हैं आधा, और जो आधा दिखाई देता है उसे हम लिखते हैं हमेशा पूरा, तो उद्धृत। सी ऑप्शन इज हमारा करेक्ट है, ठीक है ना। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस चीज पे ज्यादा फोकस करना, सत्य नहीं है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में बहुत जल्दबाजी के दौरान हम लोग ये गलती कर देते हैं कि सत्य है, लेकिन इसमें पूछा सत्य नहीं है। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बिल्कुल सही है। बहुव्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है, तीसरा पद प्रधान होता है, बिल्कुल सही है। कर्मधारय समास के दोनों पद में उपमेय उपमान का संबंध भी हो सकता है, बिल्कुल होता है। द्विगु समास में दूसरा पद संख्यावाची होता है, नहीं। द्विगु समास में दूसरा नहीं होता, पहला पद होता है। कौन सा पद होता है भाई? पहला पद तो संख्यावाची होता है और दूसरा पद प्रधान होता है, ये चीज आप लोग याद रखना। क्लियर हो गया यहाँ तक? चले आगे। चल, विदेशी शब्द नहीं है, विदेशी शब्द नहीं है, तो विदेशी शब्द नहीं है दर्पण। अच्छा, अगर आप लोगों को पता भी नहीं है, कर्फ्यू, बाल्टी, रेल यात्री या दर्पण, आप लोगों को नहीं पता इसमें से कौन सा विदेशी शब्द नहीं है, एक बार देखो दर्पण। भाई दर्पण तो हम कहीं दूसरी भाषा से तो आया नहीं है, दर्पण जो शब्द है वो संस्कृत में बोला जाता है, यानी कि तत्सम में। आजकल तो हम लोग शीशा बोल देते हैं या मिरर बोल देते हैं, लेकिन दर्पण जो है वो हमारा तत्सम से आया हुआ है, बाकी तीनों हमारे विदेशी शब्द है, ठीक है। चल, निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? कौन सा है निस उपसर्ग से? निश्चय, तो निश प्लस च्य, निर्वास, निर प्लस वास, हो ही नहीं सकता, निर से बना है, निर्वा, निर प्लस वाह, निर्दोष, निर प्लस दोष, यानी कि ये तीनों नीचे वाले जो हैं इन सब में निर 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 आ रहा है, बचा के हमारा ए ऑप्शन, निश प्लस च्य, निश्चय, ठीक है ना। चलिए, एक से अधिक उपसर्गों वाला सही शब्द है, एक से अधिक उपसर्ग किसमें है वो पता करना है हमें। अंतः प्लस आत्मा, तो अंतरात्मा, ठीक है। अंतः प्लस आत्मा तो अंतरात्मा, इसमें अंतः हो गया हमारा। भरपूर में भर हो गया। सहर्ष, तो सह प्लस अर्श, ठीक है। अब आ जाओ उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष शब्द जो है इसे जब हम तोड़ेंगे तो इसमें एक से ज्यादा उपसर्ग हो जाएंगे। अब ये एक से ज्यादा उपसर्ग कैसे हैं वो चीज हम देख लेते हैं। उप प्लस अधि प्लस अक्ष, उपाध्यक्ष को जब आप तोड़ोगे तो उप प्लस अधि प्लस अक्ष, यानी कि इसमें जो है उप और अधि दोनों हमारे उपसर्ग हैं, ठीक है भाई। अंतः प्लस आत्मा, अंतरात्मा ऐसे है, ठीक है। अंतरात्मा को ऐसे लिखा जाएगा अंतः प्लस आत्मा, यानी कि जो दो विसर्ग हैं उन्हें आधे रह में बदल दिया जाता है, हमारा संधि का नियम है।
भरपूर में भर हो गया, सहर्ष में हो गया सह प्लस अर्श, लेकिन उपाध्यक्ष में हमारे दो उपसर्ग हैं, उप प्लस अधि प्लस अक्ष। उपा प्लस अध्यक्ष नहीं होगा या उप प्लस अध्यक्ष नहीं होगा, नहीं, अध्यक्ष को भी तोड़ सकता है, अधि प्लस अक्ष में टूट सकता है अध्यक्ष शब्द, ठीक है ना। तो इसमें दो उपसर्ग हैं, उप और अधि। चलिए आगे आता है हमारा सब इंस्पेक्टर में किस भाषा का उपसर्ग प्रयोग हुआ है। सब इंस्पेक्टर, तो देखो कुछ नाम से अलग सा नहीं लग रहा, क्योंकि फारसी, हिंदी, अंग्रेजी ये तो मैंने अलग से उपसर्ग बताए थे, याद है, ठीक है। इन सबके असाइनमेंट आप लोगों को पहले मिल चुके हैं क्लास में। ये तीनों तो हमारे अलग से उपसर्ग ये तीनों तो हमारे अलग से ही उपसर्ग होते हैं। फारसी, हिंदी और संस्कृत के अलग ही उपसर्ग होते हैं। सब जो होता है वो हमारा अंग्रेजी भाषा का होता है। किसका होता है? अंग्रेजी भाषा का होता है, ठीक है ना। शराफत में प्रत्यय है शरीफ प्लस त, तो हो जाएगा शराफत। शरीफ में त प्रत्यय जोड़ दें तो बन जाएगा शराफत। रोपण का विलोम होता है, रोपण मतलब होता है किसी चीज को रोपना, ठीक है भाई। रोपण मतलब क्या होता है? किसी चीज को रोपना, यानी कि किसी भी चीज को दबाना। दबाना कह रहे हैं, जैसे हम पेड़ पौधे लगाते हैं ना, वो रोपना बोलते हैं उसे, ठीक है ना। तो रोपण का विलोम है, तो रोपण का विलोम होगा उन्मूलन। उन्मूलन मतलब होता है उखाड़ना। उन्मूलन मतलब क्या हो गया? उखाड़ना, ठीक है। रोपण मतलब क्या हो गया? एक तरीके से दबाना, रोपना, दबाना। जैसे हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो उन्हें दबा के ही तो लगाते हैं। उन्मूलन मतलब पेड़ पौधों को उखाड़ लिया, बस। चल, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। नैसर्गिक, नैसर्गिक का होता है कृत्रिम। ये वाला एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ये तो हमारा कॉमन सा क्वेश्चन है। नैसर्गिक का विलोम बताओ तो कृत्रिम होता है, ठीक है। कृत्रिम मतलब कि नेचुरल, और नैसर्गिक यानी कि जो चीज नेचुरल नहीं होती, आर्टिफिशियल, ठीक है ना। चल, प्रलय का विलोम होता है। प्रलय यानी कि सारी चीज नष्ट कर दी, और सृष्टि यानी कि बसा देना, तो प्रलय का विलोम हो गया सृष्टि। अपयश का अर्थ होता है, अपयश होता है क्या? अप मतलब बुरा, अभी बताया मैंने, अप मतलब बुरा, लास्ट क्लास में बताया था। तो यश मतलब होता है कीर्ति, तो अप बुरी कीर्ति यानी कि बदनामी, तो अपयश का मतलब क्या हो जाएगा? बदनामी। अगर आप लोगों को किसी भी शब्द का मतलब ना पता हो तो ये पता है, अप का मतलब मैम ने बताया था बुरा होता है, और यश मतलब कीर्ति यानी कि बुरी कीर्ति, तो बुरी कीर्ति का मतलब बदनामी तो होगा। चलिए, विष्णु का पर्यायवाची कौन सा है? आतंबु, पशुपति, वैरागी, चक्रपाणी। भाई विष्णु जी के हाथ में ही तो चक्र होता है, याद है आप लोगों को, विष्णु जी के हाथ में ही तो चक्र होता है। बल्कि ये तीनों जो हैं वो हमारे किनके हैं? शिव जी के हैं, ठीक है। लेकिन चक्रपाणी हमारा किनका है? विष्णु जी का है। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए, जो देने योग्य हो उसके लिए एक शब्द बताना है। देने योग्य यानी कि दे, ठीक है। जो भी चीज हम देने योग्य मानते हैं उसे कहा जाता है दे। क्लियर? शिव पार्वती में कौन सा समास है? शिव पार्वती संबंध स्थापित किया जा रहा है, तो संबंध स्थापित अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में सारे के सारे विलोम शब्द आते हैं। द्वंद्व समास में हमारे संबंध स्थापित करने वाले शब्द आते हैं। द्वंद्व समास में प्रतिस्पर्धा वाले शब्द आते हैं, यानी कि कॉम्पिटिशन जिनके बीच होता है। द्वंद्व समास में हमारे सार्थक और निरर्थक शब्द आते हैं, ठीक है। सार्थक, निरर्थक यानी कि मीनिंगफुल और मीनिंगलेस। द्वंद्व समास होता है दो से अधिक शब्दों के बीच। तो शिव पार्वती यानी कि संबंध स्थापित हो रहा है, तो द्वंद्व समास में आ जाएगा। समझ में आ गया? चल, नीचे लिखे शब्दों में तत्पुरुष समास का उदाहरण है, कौन सा है? दोपहर में दो आ रहा है, दो पहरों का समूह, ठीक है। दो आ रहा है तो द्विगु समास आ जाएगा। इसमें कौन सा आ जाएगा हमारा? द्विगु समास, ठीक है। राधा कृष्ण संबंध स्थापित हो रहा है तो द्वंद्व समास।
दाल भात संबंध स्थापित हो रहा है तो भी द्वंद्व समास। भाई दोपहर में हमारा दिगु और बहुव्रीहि दोनों समास है। नगरवासी, नगरवासी मतलब नगर में वास करने वाला, नगर में वास करने वाला, यानी कि इसमें हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। तो इसका सही आंसर है हमारा नगरवासी। यहां तक बताइए किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो? कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है? चलिए बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। मनोहर शब्द का सही समासिक विग्रह है। मन को हारने वाला, मन से हारने वाला, मन से हारने वाला, ये तो दोनों सेम है। मन को हरने वाला, मनोहर मतलब होता है जो मन को हर लेता है, जो भी चीज हमें मन से पसंद आती है, यानी कि भाई इस चीज ने तो हमारा दिल जीत लिया। ऐसा कहते हैं ना, किसी भी बच्चे के क्लास में सबसे ज्यादा नंबर आए कि भाई इस बच्चे ने तो हमारा दिल जीत लिया, इतने अच्छे नंबर लेकर आया है। तो मन को हरने वाला मनोहर है। ठीक है, चलिए। अहंकार का संधि विच्छेद है, अहंकार का संधि विच्छेद है अहम प्लस कार। अब ये अहम कहां से आ गया? मैंने आप लोगों को बताया ये वाला जो बिंदु होता है उसे हमेशा आधे मैं में बदला जाता है। इस वाला ये जो बिंदु है इसे हमेशा आधे मैं में बदला जाता है, तो अहम प्लस कार। खिनुक चल, खिनकू चलती, ठिठकती खिनकू भुज, प्रीतम गरीडारी, चढ़ी अटा देखती छटा, बिज्जू छटासी नारी। अब एक बात बताओ, इस दोहे का मतलब आप लोगों को नहीं पता, ठीक है? तो मैं आप लोगों को सबसे अच्छा तरीका बताती हूँ, ये हमारे रस पढ़ने के या अलंकार समझने के कि इसमें कौन सा अलंकार है कौन सा रस है। सबसे अच्छा तरीका बताती हूँ। क्या? देखो भाई, इस दोहे का मतलब आपको नहीं पता, लेकिन आपको दो शब्द दिखाई दे रहे होंगे, प्रीतम और नारी। तो भैया जहां प्रीतम नारी की बात हो रही है, प्रीतम मतलब कौन? प्यारा जो होता है हमारा, प्रीतम मतलब जो अपने से प्यारा लगता है हमें, वो। तो भयानक रस तो आने का नहीं है, भक्ति रस तो बिल्कुल भी नहीं आने का है, करुण रस में दुख होता है वो कहां से आ जाएगा? बचा के हमारा श्रृंगार रस। तो जहां पे प्रीतम और नारी की बात हो रही है वहां जाएगा हमारा श्रृंगार रस। समझ में आ गया यहां तक? कोई दिक्कत? कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे हमें ये पता लगाने में बहुत आसानी हो जाती है कि इसमें कौन सा रस है हमारा। चल आगे की ओर बढ़ते हैं। नीचे दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पी तुम्हारी मुख बास तरंग, आज बोरे भोरे सहकार। इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। चलिए कोशिश करिए एक बार। पी तुम्हारी मुखबास तरंग, आज बोरे भोरे सहकार। इसमें जो है वो हमारा श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार कैसे? ये जो बोरे शब्द दिखाई दे रहा है और भोरे जो शब्द दिखाई दे रहा है, श्लेष का अर्थ होता है क्या भाई? चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी कि एक शब्द में उसके कई सारे अर्थ आपको चिपके हुए मिलेंगे एक साथ। तो यहाँ पे ये जो बोरे और भोरे शब्द है वो एक दूसरे के अंदर का अर्थ प्रकट करते हैं, इसलिए इसमें हो जाएगा हमारा श्लेष अलंकार। ठीक है, चल। राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव नरी निधि राम निज नावरे। इस पंक्ति में कौन सा रस है? आराम से बता दोगे। राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, यानी कि राम जपने की बात हो रही है, तो कौन सा होगा भाई? भक्ति रस ही तो होगा। प्रेम श्रृंगार रस आएगा नहीं, रौद्र मतलब गुस्सा आएगा नहीं, शांत रस वो नहीं आने का, तो बचा कि हमारा भक्ति रस। तो जब राम को हम जपते जा रहे हैं तो इसमें आ जाएगा भक्ति रस। देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप, अखंडा रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि ब्रह्मंडा। इसमें बताओ कौन सा रस है हमारा? तो देखो भाई, मुझे बताने की जरूरत नहीं, अद्भुत रूप दिखाई दे गया। जब माता यशोदा ने कृष्ण जी के मुंह में जब पूरा ब्रह्मांड देख लिया था, ये उस टाइम की बात हो रही है। ठीक है, तो मुझे इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है कौन सा रस है इसमें। अद्भुत, यानी कि अद्भुत शब्द दे रखा है तो सीधी बात है हमारा अद्भुत रस होगा। क्लियर हो गया यहाँ पर? चल। दुम दबाकर भागना, ये तो आप सभी बता देंगे। डरा कर भागना, बिन डर के भागना, डर कर भागना, ये डर कर भगाना। तो डर कर भागना, ये चीजें याद रखना। देखो भागना या भगाना चीजें याद रखना, स्पेलिंग भी। तो डर कर भागना होता है दुम दबा कर भागना।
आग में घी डालना, हवन करना, क्रोध में अंधा हो जाना, क्रोध को बढ़ावा देना। तो आग में घी डालना यानी कि क्रोध को बढ़ावा देना। कहते हैं ना, जैसे कोई कोई ऐसे काम कर देता है तो बोलते हैं भैया आग में घी क्यों डाल रहे हो, तो इसका मतलब क्या होता है, उसके क्रोध को और क्यों बढ़ा रहे हो। ठीक है। नाक में दम कर देना, कहते हैं ना भैया इसने तो हमारे नाक में दम कर दिया, यानी कि हमें क्या कर दिया भाई, परेशान कर दिया। रोमन निम्नलिखित में से किस भाषा की लिपि है? ये तो कई बार मैं आप लोगों को क्लास में भी बता चुकी हूँ कि रोमन कौन सी होती है, हमारी अंग्रेजी भाषा की लिपि होती है। ठीक है। चलिए, आपकी यात्रा शुभ हो, वाक्य कौन सा है? आपकी यात्रा मंगलमय हो या आपकी यात्रा शुभ हो, यानी कि शुभकामना दे रहे हैं। तो शुभकामना हमारा किस में आ जाता है, इच्छा में। इच्छा में हमारा आशीर्वाद आता है, इच्छा में हमारा शुभकामना आता है। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा शासकीय पत्र एंडोर्समेंट है, ये पूछा गया है। इसमें एंडोर्समेंट का हिंदी मतलब क्या है? तो एंडोर्समेंट का हिंदी मतलब है पृष्ठांकन। ठीक है। पृष्ठ पे जो हम चीजें डेट वगैरह डालते हैं, उसे अंकित करते हैं, तो उसे बोला जाता है पृष्ठांकन। यानी कि एंडोर्समेंट का हिंदी जो शब्द होता है वो होता है पृष्ठांकन। अब जल्दी बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बोल चुकी हूँ, इस वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। और कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप लोग बता सकते हैं और अच्छे से घर बैठ के अपनी स्टडी कीजिए। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से आपकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।